केडी क्लासेस मई बरपुर जौनपुर। क्लास 12th के लिए पोइट्री पॉट से माई हेवन लेसन के साथ बच्चों मैं आपसे जुड़ रहा हूँ। माई हेवन ये गुरु रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कंपोज आपके लिए पोएम हम लेके आए हैं। देखिए, माई हेवन रविंद्रनाथ टैगोर जिसके कंपोजर हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ के संदर्भ पहले देख लेते हैं। 1861 इनकी डेट ऑफ बर्थ है और 1941 में इनकी डेथ हुई थी। थोड़ा अबाउट द पोएट देख लेते हैं बच्चों। रविंद्रनाथ टैगोर was born on May 7, 1861 at Calcutta in a distinguished family, ब्राह्मण फैमिली। रविंद्रनाथ टैगोर 7 मई को भैया was born on May 7, 1861 1861 में 7 मई को कलकत्ता के एक सम्मानित ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। डिस्टिंग्विश्ड ब्राह्मण फैमिली यानी सम्मानित ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। ही वॉज एजुकेटेड मोस्टली एट होम यानी उनकी अधिकांश शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी भैया? घर पर हुई थी। ही वॉज एजुकेटेड मोस्टली एट होम। ही वॉज ए पोएट, वह एक कवि थे। प्ले राइट, नाटककार थे। क्रिटिक, आलोचनाकार भी थे। एसेइस्ट, उपन्यासकार भी थे। नोवेलिस्ट, निबंधकार, एसेइस्ट निबंधकार भी थे और नोवेलिस्ट उपन्यासकार भी थे। शॉर्ट स्टोरी राइटर और लघु कहानियों के लेखक भी थे। एंड एजुकेशनिस्ट, और एक शिक्षाविद भी थे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर वाज ए वेल एजुकेटेड पर्सन। एज यू नो, आवर नेशनल एंथम वाज आल्सो कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। जनगण मन अधिनायक जय है। आप जानते हैं कि हमारा राष्ट्रगान जो है इन्हीं के द्वारा कंपोज किया गया है, जिसके 5 पद थे और 5 पद हैं। कहने का तात्पर्य जिसका एक पद जो है हमारे राष्ट्रगान के रूप में आज भी गाया जाता है। आगे देखते हैं। टैगोर हैड ऑलरेडी एक्वायर्ड ए ग्रेट रेपुटेशन इन बंगाल बिफोर हिज पोएम्स वेयर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। यानी उनकी कविता जो भी उन्होंने लिखा इंग्लिश में, उसके बाद बता रहे हैं टैगोर जो है बंगाल में बहुत ही रेपुटेटेड पर्सन थे, बहुत सम्मानित थे। इनका बंगला में भी है और इंग्लिश दोनों में भी है, क्योंकि बंगाल की मुख्य लैंग्वेज, मेन लैंग्वेज क्या है? बंगाली है। ही वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1913। 1913 में साहित्य के संदर्भ में नोबेल प्राइज़ भी पाए थे। नोबेल प्राइज़ पाने वाले ये रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। और एक बात इनके संदर्भ में और कही जाती है, जब अंग्रेज़ों ने कुछ ऐसा कार्य किया हमारे हिंदुस्तान में जिसके विरोध में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नोबेल प्राइज़ उनको वापस भी कर दिया था। तो ये एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। हिज आगे देख लेते हैं थोड़ा। इनके जो स्पेशल वर्क हैं देख लीजिए। एमंग हिज पोइटिकल वर्क द मोस्ट पॉपुलर आर गीतांजलि। यानी गीतांजलि इनका सबसे प्रसिद्ध काव्य है। जैसे आपका रामचरितमानस, महाभारत जाना जाता है, गीतांजलि भी एक पॉपुलर पोइटिक रचना इनकी है। द क्रेसेंट मून, द गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, लवर्स गिफ्ट, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। अबाउट द पोएम जानने के लिए हम सोचते हैं सेंट्रल आइडिया आप समझ लेते तो और अच्छा रहता। सेंट्रल आइडिया में सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। फिर भी थोड़ा इसको देख लेते हैं। द पोएम माई हेवन डिपिक्ट्स टैगोर्स लव फॉर इंडिया। ये इनके भारत के प्रति प्रेम को दर्शाता है। एंड हर कल्चर दैट इंस्पायर्ड हिज म्यूज़, और इनकी संस्कृति की प्रेरणा जो प्रेरित ये चीज़ है इनकी। ही विजुलाइज ए कंट्री वेयर द पीपल्स माइंड आर फ्री फ्रॉम फियर एंड नैरो माइंडनेस। ये चाहते हैं कि इनके देश के लोगों का दिमाग कैसा हो, विचार कैसा हो? फ्री हो, स्वतंत्र हो। फ्रॉम फियर एंड नैरो माइंडनेस, यहाँ नैरो माइंडेडनेस का तात्पर्य जाति, धर्म, मजहब आदि से संकीर्ण भावनाओं से घिरा न हो, स्वतंत्र हो। सच एज कास्टिज्म, रैशलिज्म, कंजर्वेटिज्म, इटिस्टा। ही प्रेज टू गॉड दैट इंडिया में बिकम ए प्लेस वेयर नॉलेज शेयर्ड फ्रीली बाई ऑल। वह प्रार्थना करते हैं भारत में जो है ज्ञान जो है सबको स्वतंत्र रूप से दिया जाए, क्योंकि आप जानते हैं इंडियाज़ वैरायटी ऑफ पीपल, हियर लिव्स मैनी
religious person in India like Hindus, Muslims, Sikhs, Christian, etc. And they possess their different cultures, like Hindus mostly like Diwali and Holi, while Muslims like ईद एंड बकरीद। तो हमारे कल्चर, हमारी सभ्यताएं थोड़ा मेल नहीं खाती हैं, इसलिए गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर चाहते हैं कि सबको स्वतंत्र रूप से ज्ञान मिले। कहने का तात्पर्य यह है, इन इंडिया देयर आर मेनी कास्ट्स लाइक लोअर कास्ट हरिजन, सरोज पासी, भर and other many lower castes and scheduled tribes, they had no right of knowledge। उनको ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार नहीं था इंडिया में, ये सताए हुए लोग थे। तो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर चाहते हैं कि इनको भी शिक्षा का अवसर मिले, ज्ञान का अवसर मिले और स्वतंत्र रूप से ज्ञान का प्रसार किया जाए। वेयर पीपल आर नॉट रिजिड एंड वेयर अंडर God's guidance they choose the path of truth and are ever willing to explore new branch of knowledge। यानी ये ज्ञान की नई शाखा को बढ़ाना चाहते हैं कि ये भगवान यानी ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हुए सबको एक मान करके, सबको एक ढंग का सोच करके सबको ज्ञान का अवसर दिया जाए। तो सेंट्रल आइडिया थोड़ा इजी वे में देख लीजिए, हम जो आपको समझाने जा रहे हैं। इन दिस पोएम द पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर इमेजिन्स ए कंट्री, एक ऐसे देश की कल्पना करते हैं वेयर द पीपल्स माइंड शुड बी फ्री फ्रॉम फियर, जहाँ लोगों का विचार जो है भय मुक्त हो, एंड नैरो माइंडेडनेस, और जात धर्म से अलग हो। दे शुड हैव नो डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, रेस, ऑफ लैंग्वेज, उनमें जाति का, धर्म का, भाषा का भेद न हो। दे शुड नॉट बी कंजर्वेटिव, वे भेदभाव से न हो, रूढ़िवादियों से घिरे न हो। दे शुड शेयर नॉलेज फ्रीली एंड यूज़ देयर रीज़न इन थिंकिंग एंड डूइंग। दे शुड फॉलो द पाथ ऑफ ट्रूथ अंडर द गाइडेंस ऑफ गॉड, देन हिज कंट्री विल बी हेवन ऑन अर्थ, तभी उनका देश जो है इस पृथ्वी पर स्वर्ग बन पाएगा। इसको हिंदी में समझने का प्रयास थोड़ा कर लीजिए। बात माई हेवन करते हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसे देश की कल्पना करते हैं, ठीक ना, जहाँ लोगों का मस्तिष्क भय और संकीर्ण दृष्टिकोण से मुक्त हो, न भय हो न संकीर्ण भावनाएं हो, उनमें जात, धर्म या भाषा का कोई भेदभाव न हो, वे रूढ़िवादी न हो। रूढ़िवादी का तात्पर्य उन पुरानी परंपराओं को जिनको आज भी भारतवर्ष के लोग ढो रहे हैं अथवा ढो रहे थे। जैसे मैंने बताया था पिछले पोएम में आपको कि यहाँ विधवा विवाह, सतीदाह, नरबली, ऐसी बहुत सारी कुरीतियाँ थी। तो इन कुरीतियों से निकल करके बाहर आने का आग्रह और आकांक्षा करते हैं गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी। वे ज्ञान को स्वतंत्र पूर्वक बांटे और विचारों तथा कार्यों में अपनी तर्कशक्ति का प्रयोग करें, यानी तर्क शक्ति के आधार पर जो सही हो उसको अपने जीवन में अपनाएं, और जो उनके जीवन पथ पर बाधा बनती हो ऐसी रूढ़ियों को अपने जीवन में धारण न करें, ऐसा समझना है गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। वे भगवान के मार्गदर्शन में सत्य के मार्ग का अनुसरण करें, तब यह देश इस पृथ्वी पर स्वर्ग बन जाएगा, ऐसी उनकी कल्पना है। आइए देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, ज़रा ध्यान से पढ़िएगा भाई। वेयर माने जहाँ के लोगों का, अर्थात जिस देश के लोगों का। माइंड मतलब यहाँ हो गया विचार, ठीक ना। माइंड मीन्स क्या हो गया यहाँ, मस्तिष्क या विचार। इज़ विदाउट फियर, विदाउट फियर मतलब भय मुक्त हो। यहाँ टैगोर बताते हैं कि वास्तव में स्वतंत्रता है क्या, यानी अपने देश के लोगों को स्वतंत्र देखना चाहते हैं। क्या आज हम परतंत्र हैं? बिल्कुल परतंत्र हैं। किसके परतंत्र हैं हम? पुरानी परंपराओं के गुलाम आज भी हम हैं। तो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर क्या कहते हैं, बताते हैं कि वास्तव में स्वतंत्रता कहाँ है। बताते हैं जहाँ लोगों के मस्तिष्क में कोई भय न हो, जहाँ लोगों के मस्तिष्क में कोई भय न हो। पहली लाइन देखिए फिर से, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, जहाँ लोगों के मस्तिष्क में भय न हो। एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, हेल्ड हाई मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, सम्मान से सिर ऊंचा हो, जहाँ के लोगों का सिर सम्मान से, गर्व से ऊंचा हो।
वेयर नॉलेज इज फ्री, सेकंड लाइन देखिए, वेयर नॉलेज इज फ्री, नॉलेज मीन्स ज्ञान, फ्री माने स्वतंत्र, जहाँ ज्ञान स्वतंत्र हो। पहली लाइन और दूसरी लाइन को मिलाकर जरा देख लीजिए। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं, जहाँ लोगों के मस्तिष्क में कोई भय न हो और जहाँ सम्मान से सिर ऊंचा रहता हो, जहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र हो। जाति धर्म के नाम पर आज भी देखिए धार्मिक ग्रंथों को ब्राह्मण समुदाय के लिए ही संरक्षित माना गया है। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के हिसाब से ऐसा गलत है। जबकि ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, सबको स्वतंत्र रूप से किसी भी धार्मिक आचरण को करने का, ईश्वर के प्रति आस्था रखने का और पुरानी परंपराएं जो हमारे मार्ग में अवरोध हैं उनसे निकलकर बाहर आने का आग्रह करते हैं। फिर से देख लीजिए पहली लाइन, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, जहाँ के लोगों का मस्तिष्क भय मुक्त हो, एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, और जहाँ के लोगों का सिर गर्व से ऊंचा हो, सम्मान से ऊंचा हो। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ ज्ञान स्वतंत्र रूप से सबको प्राप्त हो, अर्थात ज्ञान प्राप्त करना स्वतंत्र हो। आगे देखिए तीसरी लाइन में आइए, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल। ज़रा इसको समझ लीजिए, फ्रैगमेंट्स माने क्या होता है? टुकड़े। फ्रैगमेंट्स मीन्स टुकड़े, पीसेस। नैरो डोमेस्टिक वाल का क्या तात्पर्य? अगर इसको हम विच्छेद करें, नैरो माने संकीर्ण होता, सकरा होता, डोमेस्टिक माने पालतू घरेलू होता, वाल्स माने दीवार। अब इस ढंग से आप अर्थ निकालेंगे तो अर्थ नहीं निकल पाएगा बच्चों। नैरो डोमेस्टिक वाल्स का तात्पर्य होता है इंटरनल डिविजन्स ड्यू टू कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज एटसेट्रा, जाति धर्म भाषा आदि के आधार पर आंतरिक विभाजन। समझ में आया? जरा देखिए, जहाँ संसार धर्म जात था भाषा के आधार पर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित न हो। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप, ब्रोकन माने टूटा, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, वर्ल्ड माने संसार, जहाँ संसार किसमें न टूटा हो, बटा न हो, इनटू फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट्स माने टुकड़े टुकड़े, किसमें? बाई नैरो डोमेस्टिक वाल, यानी जात धर्म मजहब और भाषा के नाम पर। तो पूरा अर्थ क्या हो जाएगा? जहाँ संसार धर्म जात था भाषा के आधार पर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित न हो। और आगे देखिए, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, वर्ड्स मतलब यहाँ शब्द से है, बात से है, भाषा से है। कम आउट माने आता हो, बाहर कहाँ आता हो, डेप्थ माने गहराई से, ट्रूथ माने सत्यता, सत्य। तो पूरा अर्थ क्या हो जाएगा? जहाँ विचार हृदय की गहराई से प्रकट होते हो। वेयर वर्ड्स, यहाँ वर्ड्स का तात्पर्य विचार से हो गया। कम आउट माने बाहर निकलते हो, डेप्थ माने गहराई, ट्रूथ माने सत्य, अर्थात जहाँ विचार हृदय की गहराई से प्रकट होते हों। यहाँ डेप्थ ऑफ ट्रूथ मतलब हृदय की गहराई से सेंस हो गया आपका। डेप्थ ऑफ ट्रूथ माने हृदय की गहराई से। क्लियर हो गया? अगला देखिए, इतना आप समझ गए होंगे तो अच्छी बात, नहीं तो मैं फिर समझा दे रहा हूँ एक बार फिर से देखिए। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, पहली लाइन से देख लीजिए भाई, आप लोग फर्स्ट लाइन से फिर देख लीजिए। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, जहाँ लोगों के मस्तिष्क को कोई भय न हो, एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, और जहाँ के लोगों के मस्तिष्क में कोई भय न हो और सम्मान से सिर ऊंचा रहता हो। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र हो, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अवसर हो। तीसरी लाइन में आइए, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल, जहाँ संसार धर्म जात था भाषा के आधार पर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित न हो। अगला क्या है? वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ विचार हृदय की गहराइयों से प्रकट होते हों, अर्थात जहाँ किसी को धोखा न दिया जाता हो, ऐसा मेरा देश हो। यहाँ कहने का क्या तात्पर्य है? ऐसा मेरा देश हो। तो ये क्लियर हो गया। इसमें फिर से देख लीजिए, विदाउट फियर मतलब है मुक्त, हेल्ड हाई मतलब सम्मान से ऊंचा, नॉलेज इज़ फ्री मतलब ज्ञान का सबको अवसर मिले, ज्ञान की स्वतंत्रता हो। वर्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन मतलब संसार टुकड़े टुकड़े में न विभाजित हुआ, फ्रैगमेंट माने टुकड़े टुकड़े में। बाई नैरो डोमेस्टिक वाल का तात्पर्य है संकीर्ण भावना, अर्थात जात धर्म मजहब और भाषा के आधार पर।
यहाँ वेयर वर्ड्स कम आउट, वर्ड मतलब यहाँ विचार की बात है, डेप्थ ऑफ ट्रुथ मतलब हृदय की गहराइयों से। इस तरह से पूरा अर्थ आपका क्लियर होता है। आइए देख लेते हैं रेफरेंस आपको बच्चों पता ही है, फिर भी हम बता देते हैं। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम आई हैव एंड कंपोज्ड बाई रविंद्रनाथ टैगोर। कॉन्टेस्ट की बात करते हैं तो इसमें आप लोग राइट करेंगे, इट इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फेमस वर्क ऑफ टैगोर गीतांजलि। In this poem, the poet expresses his lofty concept of freedom. He does not want political freedom, but he wants freedom in every field of life, social or spiritual. चाहे सामाजिक न्याय की बात हो, चाहे आध्यात्मिक न्याय की बात हो, सबके लिए कवि चाहता है कि स्वतंत्रता मिले। आज क्या है, पॉलिटिकल फ्रीडम तो है, राजनैतिक संरक्षण लोगों को प्राप्त है। जैसे इस समय बीजेपी है तो बीजेपी में संरक्षण बीजेपी वालों को प्राप्त है, सपा आती सपा संरक्षण देती है, बसपा आती बसपा संरक्षण देती है। तो लेखक कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कॉन्टेस्ट में आपने क्या पाया, इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्रेसेस हिज लॉफ्टी कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम, ठीक ना। ही वांट फ्रीडम इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, सोशल और स्पिरिचुअल। इतना भी कर देंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। एक्सप्लेनेशन में आते हैं हम। इन दिस स्टैंजा द पोएट एडवाइजेज हिज कंट्रीमेन to know the meaning of true happiness and to enjoy it. They should live in an atmosphere free from fear, where they feel themselves proud and dignified. They should have self-respect. Everybody should be free in getting knowledge and in using his reasoning power. Society should not be divided into small sections on the narrow basis of religion, caste and लैंग्वेज। दे शुड बी ट्रू टू एवरीवन। अगर हिंदी में इसकी बात करें ज़रा समझ लीजिए, ये शिक्षा देता है कभी सच्ची प्रसन्नता के अर्थ में कि लोग भय मुक्त वातावरण में रहें, जहाँ वे स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर सकें। उन्हें आत्मसम्मान भी होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने और अपनी तर्क सत्य का प्रयोग करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। समाज धर्म जाति और भाषा के आधार पर छोटे छोटे वर्गों में विभाजित न हो, वे सभी के लिए सच्चे हों। तो इस तरह से फर्स्ट स्टैंजा आपका क्लियर होता है बच्चों। आइए देखते हैं अगला। ये आपकी 1 2 3 4 5 लाइन क्लियर होती है। 6 लाइन से आते हैं, देखते हैं वेयर टायरलेस से। देखिए, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टूवर्ड्स। यहाँ से देखते हैं टायरलेस का तात्पर्य होता है बच्चों लगातार। टायरलेस मीन्स टायर माने थकना, लेस माने जो थके न, अर्थात लगातार। टायरलेस शब्द है लगातार यानी कांस्टेंट। स्ट्राइविंग वर्ड है। स्ट्राइविंग का तात्पर्य होता है स्ट्रगल यानी संघर्ष करना। ध्यान से पढ़िए, ये जोड़ा वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट है। टायर मीन्स कांस्टेंट यानी लगातार, स्ट्राइविंग मीन्स स्ट्रगल यानी संघर्ष, स्ट्रेचेज मीन्स फैला हुआ यानी स्प्रेड वर्ड से है। इट्स आर्म्स टूवर्ड्स तात्पर्य आगे होता है। आर्म्स माने यहाँ भुजाओं से है, भुजाओं से सेंसनल लेकर के आप यहाँ क्या लेंगे, आगे आपको मिलेगा परफेक्शन। अब देखिए, इस पद्यांश में कवि भगवान से क्या प्रार्थना करता है, वह एक विशेष प्रकार का वातावरण देश को प्रदान करें। इसके लिए क्या कहता है, उनके देशवासी। ये 3 लाइन आप लेंगे तब क्लियर होगा। वेयर टायरलेस से वेयर द क्लियर स्ट्रीम इनटू द ड्रेडी डिजर्ट आप लेंगे तब आपका स्पष्ट सही होगा। तो तीनों लाइन देख लेते हैं। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टूवर्ड्स परफेक्शन, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स। आइए अंतिम वर्ड देखिए, डेड हैबिट मतलब क्या होता है। अब ऐसे तो आप निकालेंगे, डेड माने मृत, हैबिट माने आदत। मृत आदत यह नहीं है, मतलब पुरानी परंपराएं। डेड हैबिट क्या तात्पर्य हो गया, पुरानी परंपरा से है। और यहाँ रीज़न का जो सेंस है सेकंड लाइन का, रीज़न मतलब कारण नहीं होगा भैया। रीज़न माने होता तर्क शक्ति, थिंकिंग पावर। और ड्रेरी वर्ड जो है उदासीन और नीरस से है, डल है। इस तरह से डेड हैबिट पुराने रीति रिवाज से है, ठीक ना। अब पूरा आप अर्थ देखेंगे तो क्लियर होगा आपको। यहाँ क्या कहता है, उनके देशवासी
उन्नत तथा विकास के लिए निरंतर प्रयास एवं संघर्ष करते रहें। कवि कहता है कि टायरलेस रहें, स्ट्राइविंग, निरंतर संघर्ष करते रहें, किसके लिए? परफेक्शन के लिए, ठीक ना। उनके देशवासी उन्नतता विकास के लिए निरंतर प्रयास एवं संघर्ष करते रहें जब तक कि वे पूर्णता को न प्राप्त कर लें, जब तक कि वो परफेक्शन को प्राप्त न कर लें, पूर्णता को प्राप्त न कर लें, तब तक लगातार संघर्ष करते रहें टूवर्ड्स परफेक्शन, माने पूर्णता प्राप्त करने तक। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habits। इसको देख लीजिए। लोग उन पुरानी परंपराओं एवं रीति रिवाजों को न माने जिनका अब कोई महत्व ही नहीं है, बल्कि वे अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करें। किसका? रीज़न, तर्क शक्ति का प्रयोग करें, डेड हैबिट से हट करके। यानी लोग उन पुरानी परंपराओं एवं रीति रिवाजों को न माने जिनका अब कोई महत्व ही नहीं है, बल्कि भी अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करें। Where the mind is led forward by the into every widening thought and action। वाइड माने विस्तार, थॉट माने विचार, एक्शन माने क्रियाकलाप, माइंड माने विचार, फॉरवर्ड माने आगे। तो यहाँ क्या कहता लेखक? वे विशाल दृष्टिकोण से सोचने एवं उसी के अनुरूप कार्य करने में अपनी बुद्धि का उपयोग करें। अपने माइंड का उपयोग आगे किस में करें? यानी अपने एक्शन और थॉट्स, वाइडनिंग माने विस्तृत रूप से। वे विशाल दृष्टिकोण अपनाएं, वाइडनिंग थॉट, विशाल दृष्टिकोण अपनाएं। क्या कहता है लेखक यहाँ? वे विशाल दृष्टिकोण से सोचने और उसी के अनुरूप कार्य करने में अपनी बुद्धि का उपयोग करें। फिर आगे क्या कहता है? इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। अवेक मतलब जगाने, लेट माई कंट्री माने मेरे देशवासियों को, माई फादर मतलब हे भगवान, हेवन ऑफ फ्रीडम मतलब यानी स्वतंत्रता का स्वर्ग। यहाँ कहने का लेखक क्या अभिप्राय है? अतः कब भगवान से प्रार्थना करता है कि उसके देशवासियों को जागृत करें, ठीक ना, अवेक, जगाएं, और उनमें यह सभी सद्गुण भरें जिससे लोग अपने देश को स्वर्ग समझें। क्या समझें? स्वर्ग समझें। पूरा एक बार फिर से देख लीजिए। Where tireless striving stretches into its arm towards perfection। जहाँ लोग लगातार संघर्ष करते हुए पूर्णता को प्राप्त करें, अर्थात निरंतर प्रयास एवं संघर्ष करें जब तक वे पूर्णता को प्राप्त न कर लें, अर्थात पूरी तरह से पुरानी रूढ़ियों से और देश का विकास के पथ पे जो बाधाएं उनसे उबर न जाएं। Where the clear stream of reason has not lost its way into dreary desert and sand of dead habit। जहाँ लोग पुरानी परंपराओं तथा रीति रिवाजों को न माने जिनका अब कोई महत्व ही नहीं हो, इम्पोर्टेंस ही नहीं हो, बल्कि वे अपने तर्क शक्ति का प्रयोग करें, यानी अपने रीज़न, तर्क शक्ति का प्रयोग करें। आगे कहता है वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। वे विशाल दृष्टिकोण यानी वाइडनिंग थॉट और एक्शन अपनाएं। वे विशाल दृष्टिकोण से सोचने एवं उसी के अनुरूप कार्य करने में अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। आगे कहता है इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। इस तरह से कवि कहता है कि उसके देश, लोग इस देश को स्वर्ग जैसा समझें। कभी भगवान से प्रार्थना करता उसके देशवासियों को जागृत करें और उनमें सभी सद्गुण आ जाएं, यानी सारे लोग न्याय और सत्य के मार्ग को अपनाएं, ऐसा कवि कल्पना करता है। तो रेफरेंस की बात करते हैं, तो रेफरेंस आपको तो क्लियर है, फिर भी सुन लीजिए। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माई हेवन। जो भी आपका टॉपिक शीर्षक रहेगा ब्रैकेट में करेंगे, कंपोज्ड बाई रविंद्रनाथ टैगोर, फुल स्टॉप लगाएंगे लास्ट में ज़रूर, क्योंकि ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ आप लोग कर जाते हैं। कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ये आपका ओपनिंग स्टैंजा है, नहीं कंक्लूडिंग भी नहीं कर सकते, क्योंकि गीतांजलि जो है एक विस्तृत महाकाव्य, इसलिए कंक्लूडिंग भी नहीं आप लिखेंगे, बल्कि ऐसे लिखेंगे दिस पोएम इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फेमस वर्क ऑफ टैगोर नेम्ड गीतांजलि। इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्रेसेस हिज लॉफ्टी कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम। ही डज नॉट वांट पॉलिटिकल फ्रीडम बट ही वांट्स फ्रीडम इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, सोशल और स्पिरिचुअल। व्याख्या देख लेते हैं। इन दिस लॉस्ट स्टैंजा
यार आर ऐसे कर देंगे। इन दिस स्टैंजा द पोएट प्रेज टू गॉड दैट ही शुड गिव हिज कंट्रीमैन सम वर्च्यूज। वर्च्यू माने गुण, कि भगवान को कुछ गुण प्रदान करे। सो दैट दे मे फील दैट दे आर लिविंग इन हेवन, जिससे वे ऐसा महसूस करें कि वे स्वर्ग में निवास कर रहे हैं, पृथ्वी उनके लिए स्वर्ग बन जाए। ही वॉन्ट्स दैट हिज कंट्रीमैन शुड स्ट्रगल हार्ड टू प्रोग्रेस इन देयर लाइफ टिल दे रीच परफेक्शन। जब तक वो परफेक्शन अर्थात पूर्णता को नहीं प्राप्त कर लेते तब तक अथक लगातार संघर्ष करते रहें। दे शुड यूज देयर माइंड एंड रीजन इन थिंकिंग, वे तर्क में अपने दिमाग का प्रयोग करें। एंड डूइंग एनी वर्क, जो भी काम करें उसमें तर्क शक्ति का उपयोग करें। देयर आउटलुक इन एवरी फील्ड शुड बी वेरी वाइड, सच एन एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रीडम विल बी वर्थ लिविंग एंड हिज कंट्रीमैन वुड थिंक देमसेल्फ लिविंग इन हेवन। तो ऐसा कवि कल्पना है। इस लास्ट स्टैंजा में कवि प्रार्थना करता है कि उनके देशवासियों कुछ ऐसे गुण प्रदान करें जिससे वे अनुभव करें मानो वे स्वर्ग में रह रहे हों, यानी पृथ्वी उनको स्वर्ग जैसी लगे। कवि चाहता है, क्या चाहता है कि उनके देशवासी अपने जीवन में उन्नत करने के लिए उस समय तक संघर्ष करें जब तक कि वे पूर्णता को प्राप्त न कर ले, अर्थात जब तक वे विकास के पथ पर अग्रसर न हो जाएं, पुरानी ऐसी परंपराओं से निजात उनको न मिल जाए जो हमारे देश को बांटने का काम करती हैं, जाति धर्म मजहब के नाम पर। ठीक ना, प्रत्येक क्षेत्र में उनका दृष्टिकोण व्यापक हो, हल्का नहीं होना चाहिए। स्वतंत्रता का ऐसा वातावरण रहने योग्य होगा और उनके देशवासी ऐसा अनुभव करेंगे मानो वे स्वर्ग में रह रहे हों। तो बहुत ही इंस्पायरेसिव ये आपकी पोएम है, प्रेरणादायक कविता है। इस कविता को बच्चों मजबूती से आप ध्यान दीजिए, क्योंकि इसकी एक एक लाइन में जान है, शक्ति है, ताकत है। तो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को आपने पढ़ा माई हेवन को लेकर के। तो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में मैंने बताया कि वे एक महान शिक्षाविद थे, एक नोवेलिस्ट भी थे, एसेइस्ट भी थे, आलोचनाकार भी थे, और इन्होंने नोबेल प्राइज़ भी प्राप्त किया था। तो ऐसे महान व्यक्ति के चरित्र को और उनकी कविता को पढ़ते हुए गर्व होता है। तो आइए इस तरह से इस वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।